हेलो दोस्तों, आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ इस वीडियो में कि जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली कहा कि भाई नोटा तो है, राइट टू रिजेक्ट की क्या ज़रूरत है। मतलब कुछ हद तक तो उन्होंने राइट टू रिजेक्ट प्रोसेस को समझा नहीं है और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि नोटा बहुत ही इफेक्टिव टूल है। यदि उसको फुलेस्ट पोटेंशियल में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हमें ये नई प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के जरिए मैं ये दोनों चीज़ों में काउंटर करना चाहता हूँ कि भाई नोटा काफ़ी हद तक इवन उसके फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ इम्प्लीमेंट किया तो भी काफ़ी हद तक कम इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द न्यू प्रोसेस दैट आई एम प्रपोजिंग। तो ये वीडियो का टाइटल रखा है नोटा वर्सेस राइट टू रिजेक्ट, ताकि आपको मालूम पड़े कि राइट टू रिजेक्ट क्या है और नोटा क्या है। देखिए, पहले नोटा को समझने की कोशिश करते हैं कि नोटा क्या है और उसके एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या था। तो सबसे पहली बात तो नोटा का सिंपल मीनिंग है कि नन ऑफ द अबव, राइट। मतलब इसका मतलब है कि आप नोटा वाले बटन को प्रेस करते हो तो यू आर इंडिकेटिंग कि भाई आप किसी भी कैंडिडेट को आप पसंद नहीं करना चाहते। नोटा को जब 2013 के आसपास इसके ऊपर बहुत हाइप चल रहा था, 2011, 12, 13, तो बहुत सारे लोगों ने आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे नोटा और राइट टू रिजेक्ट तो आपको नोटा के बारे में ही ज़्यादा मिलेगा। तो एक ऐसी इंप्रेशन क्रिएट कर दी गई कि नोटा इज़ राइट टू रिजेक्ट। लेकिन जब आप हर एक कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हो तो मैं मानता हूँ कि ये रिजेक्शन है, लेकिन देयर इज़ अ काइंड ऑफ बॉयकॉट। जब आपको हर एक कैंडिडेट को रिजेक्ट करना पड़े तो उससे गंभीर परिस्थिति 130-135 करोड़ लोगों के देश में इससे ज़्यादा गंभीर नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये कि आप 1 लाख या 2 लाख की कंस्टिट्यूंसी के अंदर आप ऐसे 2-3 लोग नहीं चुन पाए कि आपको हर एक को रिजेक्ट करना पड़े, और हर एक को रिजेक्ट करने वाली नौबत आती है तो उसका मतलब क्या हो कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, समझ रहे आप। तो हर एक को रिजेक्ट करना, मुझे नहीं लगता कि यदि कोई सेंसिबल है पहली बात, और हर एक को रिजेक्ट करने वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से नाकाम चीज़ कोई नहीं आज की तारीख में, क्योंकि उन्हीं को कोई सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। दूसरा है, नोटा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। एक PIL फाइल हुई थी समवेयर अराउंड 2004 के अंदर। PUCL नामक एक संस्था है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, उन्होंने नोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल की थी। कुछ लोगों को लगा कि नोटा कुछ ज़्यादा ही इफेक्टिव टूल है, और नोटा उस वक्त वन और अदर फॉर्म, एक या किसी दूसरे स्वरूप में इतने कंट्रीज़ में या तो उतने स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेड था। नोटा की रिक्वेस्ट और नोटा की डिमांड 3 मेन प्रमुख कारणों की वजह से रखी गई थी। सबसे पहली बात यह है कि मान लो कि आप किसी को वोट करना नहीं चाहते हो, तो EVM के अंदर ऐसा है कि भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, पोलिंग बूथ तक जाएंगे ही नहीं। और जब आप पोलिंग बूथ तक नहीं जाते हो तो जो उंगली के ऊपर जो निशान आता है वोटर का, वोट किए हुए का, वो आपकी उंगली को मिलता नहीं। और जब आपकी उंगली क्लीन दिखती है तब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोकल कार्यकर्ता होते हैं उनको मालूम पड़ता है कि ये बंदे ने किसी को वोट नहीं किया। तो जब भी आपको शायद उनकी फिर से ज़रूरत पड़ती है वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की, तो वो इनको इग्नोर करते, क्योंकि इनको मालूम था कि ये किसी को वोट नहीं करते, हम उनका काम क्यों करें। दूसरी डिमांड थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कभी वोटिंग करते ही नहीं, तो उसके बारे में भी कार्यकर्ताओं को मालूम होता है कि ये बंदा कभी भी वोटिंग नहीं करता। तो नॉर्मली शाम को 5, साढ़े 5 बजे जब वोटिंग खत्म होने का आखिरी आधा घंटा होता है, उस वक्त इन लोगों के नाम पे बोगस वोटिंग बहुत होता था। और तीसरा सबसे बड़ा इरादा था, जिसको जेन्युइनली लोग मान रहे थे कि नोटा इज़ अ राइट टू रिजेक्ट, कि यदि नोटा को हाईएस्ट वोट मिलते हैं दूसरे सारे प्रत्याशी से ज़्यादा, तो री इलेक्शन किए जाए। हालांकि हिंदुस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे इवन छोटे से छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली सीट के ऊपर री इलेक्शन करना आसान नहीं होता, क्योंकि री इलेक्शन करते हो और ऐसी सिचुएशन में री इलेक्शन करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन प्रोसेस खुद डिले हो सकती है, क्योंकि जिस सीट में री इलेक्शन हो रहे हैं उसको छोड़ के बाकी की सीट्स का यदि हम लोग रिजल्ट देखते हैं और उसमें से किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली है, तो जब तक री इलेक्शंस के रिजल्ट्स खत्म नहीं होते तब तक वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन अटका रहता है। और दूसरी एक बात यह कि री इलेक्शन करना खुद एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन कभी भी इसके फेवर में नहीं था। और इवन गवर्नमेंट के भी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे मल्होत्रा जी थे, इनिशियल्स तो मुझे नहीं मालूम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तीसरे पॉइंट के अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट की थी कि एज पर सेक्शन 2D ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिल द सीट, इफ़ वी आर नॉट एबल टू फिल द सीट, वो इलेक्शन नहीं होते। तो इलेक्शंस तो किसी भी हालत में सीट तो फिल करेंगे। और यही वजह थी कि यदि नोटा को हाईएस्ट वोट मिलते भी है तो भी री इलेक्शन नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट, नोटा को छोड़ के जो भी कैंडिडेट जिसको हाईएस्ट वोट मिले हैं वो विनर डिक्लेयर करते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको
और वो वहाँ का प्रतिनिधि बनता है। तो सीधी बात है, सबसे बड़ा पोटेंशियल तो यहीं पे था और इसको ही कोई पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के थ्रू किल कर दिया। तो नोटा वैसे देखो तो इनएफेक्टिव टूल बन चुका है आज की तारीख में। और जैसे मैंने पहले कहा कि यदि नोटा को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसके जैसी गंभीर परिस्थिति कोई नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नाकाम रही है ऐसे चेहरों को खड़ा करने में जो लोगों के मन को समझ पाए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को समझ पाए और इलेक्शंस जीत पाए। तो जैसे मैंने कहा कि यदि नोटा फुल पोटेंशियल के साथ इंप्लीमेंट भी करता है तो भी कुछ हमारी जो करंट प्रोसेस है, वोटिंग सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसके अंदर मैंने कुछ एक कोर ड्रॉबैक्स प्रूव किए हैं मेरे दूसरे वीडियोस के थ्रू, जिसकी लिंक्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और सबसे बड़ा इश्यू है हमारे साथ जो करंट वोटिंग सिस्टम में अंदर है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स और वोट कटर पॉलिटिक्स। नोटा इंप्लीमेंट होता है जहाँ पे री इलेक्शन का प्रावधान भी आता है तो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगा और वोट कटर्स को फिर भी जगह रहेगी अपना गेम खेलने की, पैसा कमाने की और रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की। और कुछ कुछ केसेस में मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देयर इज एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर बहुत बड़े एंटी इनकम्बेंसी वेव है, राइट। और एंटी इनकम्बेंसी वेव की वजह से कोई एक नया ऑनेस्ट प्रत्याशी खड़ा होता है जो कि रिलेटिवली नया है, जो हकीकत में ऑनेस्ट है। लेकिन क्या होता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट्स होते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट में जो पार्टी थी उसके अगेंस्ट एक सेंटिमेंट खड़े होते, तो लोग नए साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को कम देखते हैं और नोटा के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और वैसे केस में साफ सुथरी छवि वाला जो कैंडिडेट है वो जीतना चाहिए था, उसके बदले नोटा को हाईएस्ट वोट मिलेंगे। और जब नोटा को हाईएस्ट वोट मिलते हैं तो साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट सिर्फ हारता ही नहीं है, री इलेक्शन में फिर से खड़ा भी नहीं हो सकता। तो नेचुरल वोट कटर भी है और ऑनेस्ट कैंडिडेट्स यदि ऐसी परिस्थिति में हाईएस्ट वोट नोटा को मिलने की वजह से हारते हैं तो उनका मोरल जितना डाउन होगा उतना वैसा मोरल कहीं पे भी नहीं होगा। अगेन जैसे मैंने बताया कि यदि इंप्लीमेंट करते हैं तो री इलेक्शन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात की स्टेट असेंबली के अंदर 182 सीट है, 182 सीट्स, और मान लेते हैं कि भाई 40 सीट पे री इलेक्शन हो रहे हैं और जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको कुछ तो 80 सीट से मिली, 10-12 सीट से कम पड़ रही है। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं होगा जब तक 40 सीट्स के नतीजे नहीं आते री इलेक्शन प्रोसेस के, और वही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और फिर से री इलेक्शन करे क्यों? खैर ये तो सब कुछ मैंने नोटा के ड्रॉबैक बताए, लेकिन नोटा के सामने ये जो मैं राइट टू रिजेक्ट प्रपोज किया हूँ इसका प्रॉपर प्रपोजल वीडियो दूसरा है जिसको मैंने उपमा स्टोरी के रूप में रखा है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। लेकिन ये कैसे काम करेगा ये मैं आपको थोड़ा समरी फॉर्मेट में दिखाता हूँ ताकि आपको लगे कि नोटा से ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहली बात तो नोटा में आपको हर एक को रिजेक्ट करना होता है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। आप जब पोलिंग बूथ के अंदर जाते हो तो आपको मान लो कि नंबर 1 पसंद आता है तो आपको उसके सामने ग्रीन बटन दबाना है। आपको नंबर 2 भी पसंद आता है तो आपको उसके सामने भी ग्रीन दबाना है। आपको नंबर 3 के बारे में नहीं मालूम है तो कोई भी बटन नहीं दबाएंगे और छोड़ के आएंगे तो चलेगा। आपको नंबर 4 और 5 और 6 तीनों नहीं पसंद है मान लो कि, तो आप उनके सामने रेड बटन दबा सकते हो, इनके सामने और इनके सामने। और नंबर 7 फिर से पसंद है तो आप उसके सामने ग्रीन बटन दबा के आप ये बटन दबाओगे तब आपका वोट सेव हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा। इसमें आप चाहो तो हर एक के सामने लाल बटन दबा सकते हो जो कि नोटा की तरह ही काम करेगा। इसमें आप चाहो तो किसी 3 के सामने हाँ बोलो और किसी 2 के सामने, किसी 3 के सामने ना भी बोल सकते हो और किसी को बारे में आप नहीं जानते हो छोड़ भी सकते हो। यदि इस प्रकार से वोटिंग होता है और पहला कैंडिडेट जो यहाँ पे है उसको मान लो कि 21% वोट हाँ वाले मिले थे यानी कि ग्रीन बटन वाले मिले थे और 68.9% वोट नो वाले मिले थे यानी कि लाल बटन वाले मिले थे, तो उसका नेट वोट बनता है -43.8%। यही काफ़ी है कि पॉलिटिकल पार्टीज नो वाले वोट कम करने के चक्कर में हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे साफ सुथरे चेहरों को ढूंढ के आएगी ताकि उनका नेट वोट इस प्रकार से ना आए बल्कि इस प्रकार से आए या तो इस प्रकार से आए। और ये जो महाशय है यहाँ पे जो आखिरी में जो दिख रहा है उसको सिर्फ 16.6% यस वोट मिले हैं और ऑलमोस्ट 80% नो वोट मिले हैं, तो इनका नेट वोट बन रहा है -63%। इस प्रकार के लोग आज की तारीख में हमारे इलेक्शन में खड़े होते तो उनको शायद 2-3 या 4% वोट मिलते थे और वो भी एक जेन्युइन वोट कटर साबित होते थे किसी प्रोस्पेक्टिव विनर के, या तो ईमानदार भी है, मान लो कि ये व्यक्ति ईमानदार है
तो इनको यहीं पे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे इस प्रोसेस के अंदर। तो सीधी सी बात है, नोटा से बेहतर ये ऑप्शन है, बस हमें हाँ या ना कहना है, दूसरा कुछ ज़्यादा इसमें इश्यू नहीं है हर एक कैंडिडेट के सामने। तो अगली बार जब भी आपको मौका मिलता है, तो जहाँ पे भी आप कंपेयर करते हो ये दोनों ऑप्शन को, तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको थोड़ा समझिए। दिस इज़ नॉट नोटा, राइट टू रिजेक्ट। हर एक कैंडिडेट के सामने आपको, हर एक कैंडिडेट को आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है इंडिपेंडेंटली। यदि आप चाहो तो 2 को रिजेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो 3 को रिजेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो 4 को हाँ भी बोल सकते हो, हाँ भी मुझे 4 चलेंगे। हालांकि ये प्रोसेस इंप्लीमेंट होते ही जितने कैंडिडेट्स आज की तारीख में खड़े होते हैं, उतने कैंडिडेट्स ये प्रोसेस के साथ नहीं उतने खड़े होंगे, उसमें बहुत कम हो जाएंगे। मान लो कि कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरी छवि वाला, ईमानदार, कैपेबल, नॉलेज वाला और अच्छा काम करने की हिस्ट्री रखने वाला ये कैंडिडेट खड़ा भी होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके सामने कोई दूसरे खड़े भी नहीं होंगे। और वैसी परिस्थिति में वो बंदा अनओपोज्ड इलेक्ट हो जाएगा, विनर डिक्लेयर होगा, और इलेक्शन जैसी प्रोसेस करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। री इलेक्शन तो छोड़ो, आपको पहला इलेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा यदि कुछ ज़्यादा ही क्लीन छवि वाला इंसान खड़ा होता है तो यही बेनिफिट है सबसे बड़ा एज कम्पेयर टू नोटा। दिस इज राइट। और इसको आप जब भी आपको मौका मिलता है तब कोशिश करिए कि आप लोगों को समझाएं कि भी नोटा से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे सामने है, उसके ऊपर काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है, तो लीगली ये चीज़ पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है, मैंने वही उपमा स्टोरी वाले वीडियो के अंदर रखी है और उनकी लिंक नीचे ही डिस्क्रिप्शन में है। दूसरे बहुत सारे बेनिफिट है जिनके बारे में भी मैं उनके भी अलग अलग वीडियो बनाए हैं और उनकी भी लिंक्स आपको नीचे मिलेगी। लेकिन आपके लिए वो वीडियोस को देखने के अलावा मेरी तरफ से कुछ एक रिक्वेस्ट है कि मैं इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लीगल फाइट लड़ रहा हूँ विथ इलेक्शन कमीशन। हालांकि मुझे नहीं मालूम आने वाले दिनों में फाइट होगी या ऐसे ही इट विल बिकम अ केक वॉक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझाऊँ कि हाँ भाई ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट हो अपने पर्सनल लेवल पे। ये सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपकी अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। मुझे यूट्यूब से कोई पैसा कमाने का इरादा नहीं इस प्रकार के वीडियोस के थ्रू। तो हो सके उतने आप खुद समझने की कोशिश करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ताकि मेरा मोरल बना रहे कि हाँ भाई मैं जिस चीज़ को दुनिया के सामने रख रहा हूँ उसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, वो उन्हीं के फ़ायदे में है। और जहाँ भी मौका मिलता है, मान लो कि आप कोई छोटे मोटे इलेक्शंस कर रहे हो अपने इंटरनल प्रोसेस के लिए, जैसे कि आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो या फिर आपके हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इलेक्शन करने हो, तो इस प्रकार के प्रोसेस को डिस्कस करिए और हो सके तो वहाँ पे इसी प्रोसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।